विनोद जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। बहुत भूमिका या सवाल बांधने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है चर्चा हो गई है। राजनीतिक पहलू पे आऊं, क्या ये बात कहना जाती होगी मोदी जी के साथ कि राहुल गांधी की यात्रा का असर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यात्रा पे निकल पड़े हैं? हालांकि वो उस तरह की यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत की यात्रा पे जो निकले हैं 4 दिन की। देखिए आलोक जी, दरअसल हर घटना कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालती है देश में। अगर शिमला में ठंड है तो उसका असर दिल्ली पे पड़ता है। अगर जयपुर में, राजस्थान में गर्मी है तो उसका असर दिल्ली पर पड़ता है। अगर चक्रवात बंगाल में आया तो बारिश उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास भी होती है। तो इसलिए केरल का मानसून यहाँ तक ठंडा करता है तो असर तो पड़ता है। राहुल गांधी की पदयात्रा एक छोटी मोटी घटना नहीं है। ये कोई वैसी पदयात्रा नहीं है जैसे कि औपचारिकता के नाम पर तमाम यात्राएं निकाली जाती हैं और पता नहीं चलता। राहुल गांधी की पदयात्रा धीरे, जैसा कि राघवेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बताया, सतीश जी ने भी कहा, लेकिन मैं एक सेकंड में जरा ये लगा लूं, थोड़ी साफ हो जाएगी। राहुल गांधी की पदयात्रा जो है वो अपने आप में एक बड़ी यात्रा बनती जा रही है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आवाज बेहतर है। हाँ, तो राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ा राजनीतिक अभियान बनती जा रही है। मैं देखिए, ये ठीक है, राहुल गांधी ने घोषणा की है कि उनकी यात्रा राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, वो देश को जोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र लोग भी, जैसे राघवेंद्र जी ने भी कहा कि कहीं वो संतों का समागम है तो कहीं वो एकता का महोत्सव है, कहीं वो, बिल्कुल सही है, तुलनाएं ठीक है, लेकिन कुल मिला के राजनीतिक कवायद ही है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जब कोई बड़ा अभियान है, बड़ा वो करती है, तो कवायद वो राजनीतिक ही होती है। गांधी जी का दांडी मार्च भी राजनीतिक कवायद था। आडवाणी जी की रथ यात्रा भी राजनीतिक कवायद थी। भले कहा जाए राजनीतिक नहीं है, उसमें भी कहा जाता था ये तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यात्रा है, कोई इसका राजनीतिक उससे उद्देश्य लेना देना नहीं है। और राहुल जी की यात्रा भी एक राजनीतिक कवायद है, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं। और राजनीतिक कवायद कोई बुरी बात नहीं है। जो बार बार एक ये नैरेटिव चलता है ना कि अरे इस पे आप राजनीति करेंगे, तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? लोकतंत्र में अगर मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी तो क्या मतलब, आप किस पे राजनीति करेंगे? आप क्या मौसम पर राजनीति करेंगे या पतंगबाजी पर राजनीति करेंगे? किस पर करेंगे राजनीति? तो बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, आर्थिक बदहाली के मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, नारी सुरक्षा के मुद्दे, जितने जनता से जुड़े मुद्दे, सब पर राजनीति होनी चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब ही राजनीति है भाई। राजनीति अगर बुरी चीज है तो राजनीति छोड़ दीजिए, फिर तो एक तानाशाह को सौंप दीजिए सत्ता, कोई राजनीति नहीं होगी, वो चलाता रहेगा जैसे सम्राट और राजा महाराजे सदियों चलाते रहते थे। जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजनीति होगी। बस प्रश्न ये है कि वो राजनीति विभाजनकारी है या राजनीति सकारात्मक है या राजनीति नकारात्मक है। तो राजनीति की कवायद जो है किसी भी दल की तरफ से हो तो मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता, मैं तो उसको एक सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं। जनता के बीच में जब राजनीतिक दल जाते हैं तो राजनीतिक अभियान और राजनीतिक कवायद के जरिए ही जाते हैं। माओ तुम कहा करते थे कि जनता का और राजनीतिक कार्यकर्ता का संबंध पानी और मछली की तरह होता है। अगर पानी में मछली नहीं होगी तो पानी सड़ जाएगा, और पानी नहीं होगा तो मछली मर जाएगी। तो वही राजनीतिक कार्यकर्ता और जनता का संबंध है। अगर जनता के बीच में राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो लोकतंत्र सड़ जाएगा। जिसको लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और अगर जनता निस्तेज हो गई तो राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए जनता को हमेशा तेजवान बनाए रखने के लिए, उसको सक्रिय बनाए रखने के लिए लोकतंत्र में इस तरह के अभियानों की जरूरत होती है। और आज जो लोग राहुल गांधी की यात्रा का किसी भी कारण से विरोध कर रहे हैं, चाहे अपने राजनीतिक कारण हो या जो भी कह रहे हो, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी उपज, उनका जन्म, उनकी पूरी राजनीति का जन्म जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुआ था। और जेपी के आंदोलन के दौरान जो जो राजनीतिक कवायदें हुई, चाहे वो आंदोलन प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे रैलियों के रूप में हो,
चाहे धरना प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस की रेल हड़ताल रही हो, उसी के बाद तो ये विपक्ष की राजनीति जो है केंद्रीय राजनीति में सशक्त होकर के उभरी जनता पार्टी के रूप में। और आज जो लोग देश पे शासन कर रहे हैं या जो लोग शासन नहीं भी कर रहे हैं, विपक्ष की दूसरे तमाम धाराओं में है, वो सब उसी राजनीति की उपज है जो 74 की जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो राजनीति हुई थी। तो अगर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक बड़ी राजनीतिक कवायद है और देश के विपक्ष को और राजनीतिक वातावरण को झकझोरने वाली है। बस यही तो शिकायत थी राहुल गांधी से कि वो रिलेक्टेंट है, वो जब चाहे तो विदेश चले जाते हैं, देश में नहीं रहते, रहते भी हैं तो घर में रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बात नहीं सुनते, वो कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहते हैं, कोई यही सब तो शिकायतें थी राहुल गांधी से। आज वो सारी शिकायतें तोड़ करके राहुल गांधी सीधे जनता के बीच में है, लगातार जनता के बीच में है। अभी एक बार उनकी बातचीत सुन रहा था, एक जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हुआ काफी यूट्यूब पे, जिसमें वो अपने पदयात्री साथियों के साथ बैठे हुए हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हैं और सारे पदयात्री हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि मैं 30 दिन अपने कंटेनर में रहा, एक दिन के लिए मैं दिल्ली गया और घर में गया तो मुझे लगा मैं वापस फिर कंटेनर में चलूं, यहां मैं कैसे रहूंगा। तो आप समझिए कि अब राहुल गांधी का शिक्षण जनता के बीच रहने का हो गया ना। अब राहुल गांधी यात्रा पूरी करने के बाद जब 12 तुगलक लेट के अपने घर में जाएंगे तो उन्हें फिर लगेगा वापस चले जनता के बीच में जो गांधी जब देश घूमने के बाद वो जनता से कभी दूर नहीं हो सकते थे। तो वो जो एक पूरा राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक एलीट कहिए, एक जो है वो जो घेरा था वो टूट गया। आज वो रास्ता चलती किसी बुजुर्ग महिला को भी से आशीर्वाद ले लेते हैं, किसी बच्चे को गोद में ले लेते हैं, कहीं कहीं खोल के कोड़े मारते हुए नृत्य करते हैं, मतलब बिल्कुल। क्या विनोद जी का कनेक्शन ड्रॉप हो गया, मुझे ऐसा शक हो रहा है। तो वो बात करते करते बीच में गायब हो गए, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। दरअसल देखिए इस चर्चा को बहुत लंबा चलाया जा सकता था। नहीं, विनोद जी आ गए वापस में। आलोक जी मैं आ गया, वो टेलीफोन एक किसी का फोन आ गया था व्हाट्सएप पर। हाँ, नहीं मुझे लगा तो कुछ ऐसा, उसको मैं काट रहा था तो उसमें थोड़ा जी बात पूरी। तो मैं कह रहा था कि वो एक तरह से जनता के साथ एकाकार हो रहे हैं। आप 2013 का याद करिए, वर्ष 12 और 13 का, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2012 के बाद जब उन्होंने देश के दौरे शुरू किए हुए थे, कहीं पूना जा रहे हैं छात्रों के बीच में, कहीं जो है जो है फिक्की में आ रहे हैं, कहीं जनता की रैली, और फिर धीरे धीरे जनता के बीच जाने लगे और पूरे देश में एक माहौल पैदा हो गया, एक ज्वार पैदा हो गया और एक तरह का एक लोगों में छटपटाहट हो गई, यार ये व्यक्ति निकल के आया है जो मनमोहन सिंह की सरकार के जो 10 साल का जो पूरा बोझ है उसको उतार के फेंको और इस व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंपो। और पूरा माहौल बदल गया था, पूरा मीडिया उनके साथ। राहुल गांधी के साथ इस समय मुख्यधारा का मीडिया नहीं है, राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया है, राहुल गांधी के साथ यूट्यूबर्स हैं, राहुल गांधी के साथ वो है। अगर कहीं इस यात्रा को वैसा ही कवरेज मिलता जो मोदी जी की रैलियों को मिलता था 2013 और 14 में, तो आप कल्पना कीजिए देश का माहौल क्या होता इस समय। अगर उसी तरह मुख्यधारा का मीडिया रोज दिखा रहा होता इसको, रोज उनकी, देखिए एक अगर बिल्कुल पत्रकारी दृष्टि से सोचिए आलोक जी, आप भूल जाइए कि आप यात्रा के पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, एक जर्नलिस्टिक दृष्टि से अगर आप इसको एक पॉलिटिकल इवेंट मानते हैं तो उस इवेंट में रोज नए नए कलर की खबरें हैं, डेली एक नया कलर है। और वो कलर अगर किसी टेलीविजन चैनल को आप चला रहे हैं तो वो कलर क्यों नहीं आना चाहिए सामने पत्रकारी दृष्टि से, लेकिन नहीं आ रहा है मुख्यधारा के मीडिया में। कुछ चैनल इक्का दुक्का दिखा देते हैं। आप अगर चंद्रशेखर जी की यात्रा याद कीजिए, राघवेंद्र जी को याद होगी, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगी। अखबार उस समय के जो थे, उस टीवी नहीं था, पूरी यात्रा को अखबारों ने अपने तरीके से कवर किया था, संवाददाता भेजे गए थे जगह जगह। और जबकि चंद्रशेखर जी की यात्रा में इतना भीड़, इतना समुदाय नहीं उमड़ा था, और उसके बाद भी पूरी यात्रा कवर हुई थी दिल्ली तक। अडवाणी जी की रथ यात्रा पूरी कवर हुई थी, तो राहुल गांधी की रथ यात्रा ये क्यों नहीं कवर कर रहे भाई इस चैनल? और अगर कवर करें तो कहीं ना कहीं तब उसका जो टेम्पो बनेगा भाई। तो जब बिना इन चैनलों के सहयोग की यात्रा इतना प्रभाव छोड़ रही है कि प्रधानमंत्री जी को दक्षिण राज्यों के दौरे पर जाना पड़ रहा है 4-4
मीटिंग संबोधित करने के लिए, जब उसका असर हिमाचल के चुनावों में देखा जा रहा है जहां राहुल गांधी गए नहीं है, क्योंकि मुद्दे जो है ना भाई, वो जो मुद्दे हिमाचल के चुनाव में है वो मुद्दे तो राहुल गांधी उठा रहे हैं ना अपनी हर सभा में। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं और वो मुद्दे हिमाचल में भी चल रहे हैं, तो हवा तो पहुंच रही है वहां तक। अब रही बात गुजरात की, गुजरात जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं इस बहस में पढ़ता ही नहीं जाए कि न जाए। गुजरात में जो उस यात्रा का असर होना है वो तो होगा ही, वो जाएंगे, वो पार्टी का फैसला है, जाए न जाए उनका फैसला है, उनके अध्यक्ष का फैसला है, लेकिन वो अब चीज गौड़ हो गई है आलोक जी, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा को कतई भी विधानसभा चुनावों से नहीं जोड़ना चाहते थे किसी भी तरह से, इसलिए उन्होंने हिमाचल और गुजरात को इस पर बिल्कुल टच भी नहीं किया कहीं यात्रा में, क्योंकि अगर वो चुनाव से जोड़ देते तो उस यात्रा का पूरा जो महत्व है, जो उसका नैतिक बल है, जो उसकी मतलब सात्विकता आप कह लीजिए, या उसका जो तपस्या वाला अंश जो कह लीजिए, भले राजनीतिक कवायद होते हुए भी वो डाइल्यूट हो जाता। और विशेष रूप से कहा जाता, देखिए ये तो चुनावी यात्रा है हिमाचल गुजरात और सब चुनाव चक्कर में, और नतीजे मान लीजिए अगर अनुकूल नहीं आते तो और टाइम फिक्स हो जाता मामला, और उसकी सारी वो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस यात्रा की पूरी रणनीति, इस यात्रा का पूरा वो बहुत सही तरीके से बनाया गया है, और राहुल गांधी का पूरा कायांतरण और रूपांतरण हो रहा है। राहुल गांधी शिक्षित हो रहे हैं इस यात्रा से, वो शिक्षित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दीक्षित हो रहे हैं। आप समझिए, वो भी, वो दीक्षित मतलब उनको दीक्षा मिल रही, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, नेता तो, और कई नेता तो लगातार, दिग्विजय सिंह वगैरह तो लगातार यात्रा में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो मध्य क्रम का जो कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, वो जिन राज्यों में यात्रा नहीं भी पहुंचे वहां भी एक्टिवेट हो गया है, वो दीक्षित हो गया है। अब मध्य प्रदेश में साहब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि हम नहीं घुसने देंगे यात्रा। अब उसका नतीजा ये है कि वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो रहा है, कैसे नहीं घुसने दोगे, हम भी तो हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी कई हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो कहते हैं भाई अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यात्रा यार समय कम दिया है, ज्यादा देना चाहिए। मतलब कहने का कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त एक चेतना आ रही है, राजनीतिक चेतना, जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। उनको यही शिकायत थी कि हमारा हाईकमान कुछ करता ही नहीं। अब बात होती है कि साहब संगठन बनाइए, ये करिए, वो करिए। देखिए ये देश जो है आरोप जी, ये देश अवतार पूजा का देश है। यहाँ संगठन वंगठन सब सेकेंडरी चीजें हैं। नेता को यहाँ वोट मिलता है। सबसे मजबूत संगठन जो है आरएसएस का, जनसंघ का, सन 52 से रहा, लेकिन पार्टी सत्ता में आना तब शुरू हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी की नेता के रूप में स्वीकार्यता हुई, और 10 साल पार्टी सत्ता से बाहर रही जब अटल जी चले गए, और सत्ता में तब आई जब नरेंद्र मोदी की नेता के रूप में स्वीकार्यता हुई। कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी थे, नेहरू जी को वोट मिलता था। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी को वोट मिला। वोट पार्टी को नहीं मिलता, वोट नेता को मिलता है इस देश में। और सीपीएम जैसी पार्टी ज्योति बसु के हटने के बाद टाइम फुस हो गई बंगाल में, बड़ा कैडर बेस पार्टी थी, और ममता बनर्जी इनका कोई कैडर नहीं था, वो नेता बन के आ गई। तो ये अवतार पूजा का देश है। राम अकेले निकले थे, संगठन कुछ नहीं था, लेकिन राम से बाद वानर सेना जुड़ गई और हो गई। तो यहाँ राहुल गांधी सच्चाई को समझ चुके हैं। संगठन बनाने बहुत देख लिया राहुल गांधी ने, अध्यक्ष के रूप में भी, जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी, कुछ संगठन वंगठन से नहीं निकलता। एक बार जनता के बीच में आपकी स्वीकार्यता हो जाए, आप जनता के बीच में एक्सेप्टेबल हो जाएं, जनता आपके बीच में आपकी साख स्थापित हो जाए, आप लोकप्रिय हो जाए, लोग कहें कि भाई ये व्यक्ति जो है इसके दिल में सच्चाई है, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहता है, हम इसके साथ हैं, संगठन तो उसके बाद अपने आप बन जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं संगठन जरूरी है, लेकिन संगठन सेकेंडरी है, प्राइमरी है नेता की जनता के बीच में स्वीकार्यता और लोकप्रियता। और राहुल गांधी उसी के तहत इस यात्रा को निकाल के ये कवायद कर रहे हैं। और ये बात 2019 के चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी और उनकी टीम ने सोचना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत मेरा भी संवाद उनके लोगों से होता रहता है, तब भी बात आ गई थी, और मैंने भी कहा था अगर ऐसी कोई कवायद करे तो उसका एक लाभ मिल सकता है। लेकिन मुझे भी अंदाज नहीं था कि इतना उसको सफलता मिलेगी, और ये जो भी उनकी टीम ने रणनीति बनाई हो। लेकिन ये यात्रा एक तरह से राहुल गांधी को, अब देखिए जो मीम्स आते थे राहुल गांधी को लेके, जो उनकी पप्पू छवि वाले जो चुटकुले आते थे, वो अचानक बंद हो गए। या आते भी हैं तो उनका कोई टेकर नहीं है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे। जो पहले जिस तरह से लोग चटकारे लेते करते थे, अब वो, तो ये सब कोई हवा में नहीं हो रहा है। इस यात्रा के जरिए
उनकी जो एक छवि बन रही है एक गंभीर नेता के रूप में। और दाढ़ी की बात पे बात करके मैं अपनी बात को वो करूंगा कि दाढ़ी जो है इस देश में परिपक्वता का प्रतीक होती है। ये मान के चलिए सारे ऋषि मुनि दाढ़ी वाले मिलेंगे आपको, समझे, सब। अभी हमारे राघवेंद्र जी ये भी किसी ऋषि से कम नहीं है, तो समझे, तो वो मिलेंगे। सारे संत महात्मा अधिकतम आपको दाढ़ी वाले मिलेंगे आपको। और दाढ़ी का ऐसा है, पत्रकारों में एक जमाना था कि दाढ़ी बहुत पॉपुलर थी। दाढ़ी कहीं ना कहीं परिपक्वता का प्रतीक है। और राहुल गांधी अब युवा नेता के रूप में अपनी इमेज नहीं बनाना चाहते हैं, वो एक परिपक्व नेता के रूप में सामने आना चाहते हैं। युवा को तो लोगों ने पप्पू बना दिया था, वो परिपक्व नेता के रूप में आएंगे। और जब दाढ़ी वाला पप्पू तो होता नहीं, पप्पू तो चिकना चुपड़ा होता है, इसलिए वो जो है वो परिपक्व नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। ये दाढ़ी बढ़ाए जाने का एक बड़ा कारण है। और बेतरतीब दाढ़ी है, जैसा कि राघवेंद्र जी ने कहा कि छूट गई, तो छूटी हुई दाढ़ी बेतरतीब ही होती है, वो करीने से सजाई नहीं जाती एक तरीके से। तो इसलिए जो है दाढ़ी के पीछे मुझे ये रहस्य लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।